बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डे स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों को वन बाय वन क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूं तो डेफिनेशन क्या है आयनाइजेशन एनर्जी की? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from isolated gaseous atom or ion, this is called ionization energy। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और वहाँ पे रिमूव करने की जगह पे क्या करेंगे, एफिनिटी मीनिंग अट्रैक्शन, वहाँ पे हम ऐड करेंगे। एक ही डेफिनेशन से दो चीज़ें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। तो वहाँ पे एक पॉइंट और भी याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो मे बी एंडो और मे बी एक्सो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडो भी हो सकती है और एक्सो भी हो सकती है। एंडो कब होती है, जब यूनी नेगेटिव आयन की बात करते हैं। यूनी नेगेटिव आयन अगर फॉर्मेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, एंडो होगी। और अगर डाई नेगेटिव आयन, ट्राई नेगेटिव आयन या पॉली नेगेटिव आयन की बात करेंगे तो देन आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, जो है वो पॉजिटिव होगी। एंडो कब होनी है, जब यूनी नेगेटिव आयन होना है, और एक्सो कब होनी है, जब डाई, ट्राई, टेट्रा या पॉली नेगेटिव आयन बनेगा तो देन आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, आपके पास एक्सो होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब, यहाँ पे रिकॉर्ड की जगह पे दो टर्म और हम ऐड कर लेंगे, रिलीज हो रही हो या उसकी जगह पे अब्जॉर्ब हो रही हो, क्योंकि दोनों तरह का फिनोमिना हो सकता है कि एनर्जी रिकॉर्ड भी हो सकती है और एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। तो इसके रिजल्ट में ये वाली जो डेफिनेशन बन जाएगी, ये किसकी बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बन जाएगी। मैं दोनों को वन बाय वन दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और आल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करना हो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होनी है, एंडो ही होनी है। आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी एक्सो नहीं हो सकती। क्यों दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों के फैक्टर पीरियोडिक टेबल में सेम है और दोनों का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में सेम है। दोनों की एक्सेप्शन कुछ हद तक क्या है, सेम है, तो उसको हमने इसीलिए हम यहाँ पे ऐड करने चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे मुझे बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी, ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये वैलेंस शेल है, ये इसके अंदर और भी शेल है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, एनर्जी उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और ये वाली जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। दोबारा, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है या आयन है, उसको हम एनर्जी दे रहे हैं और यहाँ पे जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है, दैट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके रिजल्ट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में, तो ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे थे और इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और ऐड होने के रिजल्ट में यहाँ से एनर्जी क्या हो सकती है, एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि न्यूट्रल है या नेगेटिव है। तो उसके रिजल्ट में ये जो वाली एनर्जी होगी, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीनिंग अट्रैक्शन। अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के रिजल्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड है या क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो देन आपके पास दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ पे दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों की वन बाय वन एग्जांपल। यहाँ पे सोडियम है
और सोडियम को आइसोलेटेड गैसियस एटम में लेके जाना है। अगर सोडियम सॉलिड है और सोडियम को अगर हम गैस की फॉर्म में लेके जाते हैं तो इसके लिए दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 108 किलोजूल पर मोल है। ये यहाँ पे मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ कि आपने याद रखना है कि हमने आइसोलेटेड गैसेस एटम ही लेने हैं। और अगर हम सोडियम गैस की फॉर्म में लेते हैं और इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सोडियम आयन गैस की फॉर्म में बनेगा और उसके रिजल्ट में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और ये कितनी होगी 496 किलोजूल पर मोल। सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलोजूल पर मोल है। अगर यहाँ पे ऐड करें एग्जांपल तो क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो कौन सी फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में है। और अगर क्लोरीन गैस की फॉर्म में है तो क्लोरीन को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्लोरीन आइसोलेटेड गैसियस एटम है, क्लोरीन आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और उसके रिजल्ट में क्लोराइड -1 नेगेटिव आयन बनता है और एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? रिलीज होती है कितनी? -349 किलोजूल पर मोल। ऑक्सीजन -1 गैस की फॉर्म में इनाइन है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो O-2 गैस की फॉर्म में बनता है और इसके लिए जो एनर्जी है ये रिक्वायर्ड है +780 किलोजूल पर मोल। और यहाँ पे यूनि नेगेटिव आयन के बाद डाई नेगेटिव आयन बन रहा है तो एंडो है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि मैग्नीशियम गैस की फॉर्म में है और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +1 बनता है गैस की फॉर्म में और इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन साथ रिलीज होता है और इसके लिए जो डेल्टा एच है +738 किलोजूल पर मोल है। अगर मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो मैग्नीशियम +2 बनता है गैस की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी या सेकंड आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो 1450 किलोजूल पर मोल है। सेम लाइक अगर मैग्नीशियम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो उसके लिए और एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मैग्नीशियम +3 गैस की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और उसके लिए जो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो 730 किलोजूल पर मोल है। किसी भी एलिमेंट की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा होगी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट से क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसके रीज़न ये यहाँ पे क्या रीज़न होती है? ऐसी क्या रीज़न होती है? ये नेक्स्ट हम क्या करते हैं फैक्टर्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर फैक्टर क्या है? सेम है। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज का पीरियोडिक टेबल में भी हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कौन सिस्टम बनाने लगा हूँ यहाँ से हमें एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल सेम है। लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होने के साथ साथ क्या इंक्रीज होता जा रहा है? नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो यहाँ पे देखें अगर एक एटम लेफ्ट साइड पे है तो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो न्यूक्लियस से दूर है। अगर न्यूक्लियस से दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर एक एटम यहाँ पे है और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस की, तो इसका मतलब है कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। दोबारा देख लें, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है।
और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो सकता है एटॉमिक साइज के लिहाज से, ये नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका यहाँ पे कि आपको बाद में ये डायग्राम से याद रहे कि एटॉमिक साइज कैसे डिक्रीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, शील्डिंग इफेक्ट आल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये एटम का न्यूक्लियस है और इसमें ये उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर जितने भी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे दैट स्क्रीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। स्क्रीन मीनिंग शील्ड, शील्ड का मीनिंग क्या होता है, तहफ़्फ़ुज़। मतलब ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, बाहर जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सेम लाइक टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट की जगह पे अगर मैं नंबर ऑफ शेल की बात कर लूँ कि नंबर ऑफ शेल का भी इफेक्ट देख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होते हैं। लेफ्ट टू राइट पीरियड में किसी भी एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होते हैं और ग्रुप में नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीनिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय जी। न्यूक्लियर चार्ज में और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस होता है। न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, एस शील्डिंग कांस्टेंट है। मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो न्यूक्लियर चार्ज से वीक होता है। एटॉमिक नंबर से जब शील्डिंग इफेक्ट माइनस करते हैं तो उसके रिजल्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। तो दोनों टर्में यूज हो सकती हैं, न्यूक्लियर चार्ज की टर्म यूज़ कर लें या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लें। तो इसको इस डायग्राम से ही क्लियर करते हैं। देखें, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल सेम है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ शेल सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे अप्लाई होगा, ओनली न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में अप्लाई होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम ग्रुप में तो शेल बढ़ जाते हैं और पीरियड में शेल क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसलिए एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। और ये एटॉमिक नंबर वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपने सेम पीरियड में अप्लाई करना है। ये कंडीशन याद रखनी है कि उन एलिमेंट का पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि पीरियड सेम होगा तो नंबर ऑफ शेल सेम होंगे। फोर्थ फैक्टर, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट। नेचर ऑफ ऑर्बिटल जो है ये मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक्सेप्शन आनी है। जितनी भी एक्सेप्शंस आनी है वो नेचर ऑफ ऑर्बिटल की वजह से आनी है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल के लिए हमें याद होगा कि कौन से ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। स्टेबल ऑर्बिटल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसे, जैसे आपके पास P3 है, D5 है, ज़्यादा स्टेबल है। फुल फील्ड में P6 है और D10 है, ये फुल फील्ड है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
गिफ्ट जो है मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गिफ्ट की वजह से ये पॉइंट एक्सेप्शन दोनों क्लियर हो जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, जितना ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेंशन नहीं की। जितने भी अभी तक मैं फैक्टर डिस्कस कर रहा था उसमें आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साथ साथ आ रही थी। यहाँ पे डिफरेंस है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना सबशेल ज़्यादा स्टेबल होगा, उतनी उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितना ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी उस एलिमेंट की, क्योंकि वो स्टेबल है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। जैसे नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज का ऑर्बिटल क्या होते हैं, P6 होता है। अगर P6 होता है तो नोबल गैसेज स्टेबल होती हैं। नोबल गैसेज को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, 0 होती है। तो नेक्स्ट, ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। तो पहले पीरियड में हम बताते हैं जर्नल ट्रेंड। जर्नल ट्रेंड अभी हम बता रहे थे, 4 फैक्टर डिस्कस किए हैं। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो देन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में जनरली आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और लेफ्ट टू राइट क्या होनी है, इंक्रीज होनी है। ये तो जनरल ट्रेंड था। अगर नेचर ऑफ ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग देखें तो न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर आना चाहिए था पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग ऑर्डर ये आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था कि यूँ होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी S1 वाले एलिमेंट की होगी, उससे ज़्यादा S2 वाले की होगी, उससे ज़्यादा P1 एंड P6, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6। हमें यूँ लग रहा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑर्डर ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इसमें और इसमें यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट ऑर्डर आता है वो क्या आता है, एग्जैक्ट ऑर्डर ये वाला नोट कर लेना है। कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी हो या हमें कोई भी एलिमेंट दिया हो तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम यहाँ से बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैं बताने लगा हूँ। सबसे ज़्यादा P6, फिर P5, फिर P3, फिर P4, P2, S2, P1 एंड S1। उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के या उस एलिमेंट हमें दिया हो तो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम ये बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो मुझे पीरियड नंबर 2 दिया हुआ है और पीरियड नंबर 2 की इस तरफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और इधर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये पीरियड नंबर 2 का ग्राफ है। पीरियड नंबर 2 में जो एलिमेंट आ रहा है पहला वो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहाँ पे जो मैंने ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे देखें कि लिथियम है, ये 1 ग्रुप से है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S1 आ रहा है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S2 आ रहा है, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में P1 आ रहा है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P2, नाइट्रोजन P3, ऑक्सीजन P4, फ्लोरीन P5, नियॉन P6 और इसका ग्रुप क्या है, 6 है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन कहाँ पे आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है ग्रुप नंबर 3A एंड ग्रुप नंबर 6A। ग्रुप नंबर 3A और 6A अब नॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पे ये ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि अगर जो हमने ये ऑर्डर लिखा था कि P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1, S1, तो क्या उसी तरह नहीं है, P6, P5, P3, P4, P2,
S2 P1 S1, तो सेम वही ऑर्डर आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि हमें कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, इनको अरेंज करें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का 13, सल्फर का 16, फास्फोरस का 15। आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इनका बताएं। अगर हमने इनका आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर बताना है तो हमें ये पॉइंट याद होना चाहिए। इसमें देखें, मैग्नीशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो S2 आता है, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में P1, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन P4 और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में P3। तो हम वहाँ से देख के बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा P3 के बाद P4, P4 के बाद S2 और S2 के बाद P1। तो इस तरह हम अरेंज करें तो सबसे पहले P3 किस में था, सबसे ज़्यादा फास्फोरस है, फास्फोरस के बाद P4 सल्फर, और सल्फर के बाद किसकी आएगी S2 मैग्नीशियम, और P1 क्या था एल्युमिनियम। तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर बता दिए कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर जो है, ये मैंने जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की थी ये आयनाइजेशन एनर्जी की थी। तो ये नेक्स्ट है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्राफ है। इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ी सी देखें जो चेंज इसमें और इसमें चेंज एक्सेप्शन देखें। ये 1A ग्रुप से है तो S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। इनमें वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो स्टेबल थे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। इसमें वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो स्टेबल है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है। जैसे यहाँ पे कौन कौन से 3 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप नंबर 5A एंड ग्रुप नंबर 8A जो है, ये 3 ग्रुप जो है ये अब नॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये पीरियोडिक टेबल में जो एक्सेप्शन आ रही है वो नेचर ऑफ ऑर्बिटल की वजह से आ रही है। जितने ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल हैं, देखें बेरिलियम S2, नाइट्रोजन P3, नियॉन P6, नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होने की रीज़न क्योंकि आपके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे हाफ फिल्ड है, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है। तो वो ऑर्बिटल जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। वो ऑर्बिटल जो आपके पास ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखना है एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है उससे हमें आयनाइजेशन एनर्जी से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। आयनाइजेशन एनर्जी, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर। हमें आयनाइजेशन एनर्जी से ऑक्सीडेशन स्टेट का या ग्रुप नंबर का पता चल सकता है। कैसे, इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये मुझे आयनाइजेशन एनर्जी का किसी एक एलिमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। ये उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। मतलब ये किसी एक एलिमेंट की 6 आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई हैं। आपसे उसने ये पूछा हुआ है कि आप ये बताएं कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है या उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या हो सकता है। ग्रुप नंबर के लिए याद रखना है कि ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या यूँ कह लें कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी मोस्टली क्या होती है, ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। तो हमसे उसने ये पूछा हुआ है कि आप ये बताएं कि एक एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे ग्राफ में, आप ये बताएंगे ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, एक पॉइंट नोट कर लें, बिफोर द जंपिंग वैल्यू नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिफोर द जंपिंग वैल्यू अभी बताता हूँ, नोट करें पहले। बिफोर द जंपिंग वैल्यू नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जंपिंग वैल्यू कैसे, यहाँ पे देखें, मैग्नीशियम की मैंने एग्जांपल लेक्चर के स्टार्ट में ऐड की थी। मैग्नीशियम की एग्जांपल में मैंने बताया था कि उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी 738, सेकंड क्या थी 1450 और थर्ड क्या थी 7730। तो उसमें देखें 1450 7730 में कितना जंप लग रहा है,
तो 1450 के बाद ये वाली वैल्यू जो है ये जंपिंग वैल्यू है। इस ग्राफ में अब मुझे बताना है यहाँ से थर्ड के और फोर्थ के दरमियान में, थर्ड और फोर्थ के दरमियान में क्या आ रहा है, जंप आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा यूँ है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये सेम शेल से हैं। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। उसके बाद उसका नेक्स्ट शेल स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपके पास जंप लगेगा, मीनिंग कि नेक्स्ट शेल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब नेक्स्ट शेल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो दिस इज़ द जंपिंग वैल्यू। ये वाली जो वैल्यू है ये जंपिंग वैल्यू है। बिफोर द जंपिंग वैल्यू नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जंपिंग वैल्यू से पहले कितनी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है? 1 2 3। तो इसका मतलब है कि वो उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी और उस एलिमेंट का जो ग्रुप होगा वो ग्रुप 3 होगा, वो 3 से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, मेटालिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना साइज ज़्यादा होगा उतना मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा और उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जितनी किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना उसका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा। यूँ कह सकते हैं कि उतना उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है? वो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर ज़्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा जितनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा। तो किसी एलिमेंट के मेटालिक करैक्टर के बारे में हम बता सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। रीज़न सेम वही कि आयनाइजेशन एनर्जी वाली रीज़न है। पॉइंट नंबर 3, रिड्यूसिंग पावर के बारे में बता सकते हैं। जितनी किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जितनी किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। जितनी किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट में एक एक्सेप्शन है, उसको नोट कर लेना है। सबसे ज़्यादा जो रिड्यूसिंग पावर है वो लिथियम की है। ये लिथियम वाला केस जो है यहाँ पे एक्सेप्शन पे है। उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट एज इट आते हैं। वो लिथियम के बाद सीजियम है, सीजियम के बाद पोटाशियम, सोडियम। मतलब सीजियम का साइज पोटाशियम से ज़्यादा है और पोटाशियम का साइज सोडियम से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लिथियम क्या है? एक्सेप्शन पे है। तो नेक्स्ट 4th एप्लीकेशन, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बारे में भी हम आयनाइजेशन एनर्जी से बता सकते हैं। कैसे? जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए ग्रुप नंबर 1A के जो एलिमेंट होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ग्रुप नंबर 2A से क्या होती है? ज़्यादा होती है। अल्कली मेटल मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज तो रिएक्टिविटी इंक्रीज 1A की 2A से ज़्यादा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीजियम मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू पोटाशियम एंड स्ट्रांशियम मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कैल्शियम। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम तो रिएक्टिविटी पोटाशियम से ज़्यादा। स्ट्रांशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम से कम तो स्ट्रांशियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से ज़्यादा। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर। किसका आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। अल्फा ऑप्शन है ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, बीटा ऑप्शन है सल्फर ग्रेटर देन फास्फोरस, चार्ली ऑप्शन है बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन एंड डेल्टा ऑप्शन है फ्लोरीन ग्रेटर देन नियॉन। मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर है। देखें वही पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो P4, नाइट्रोजन की करें तो P3। क्या ये करेक्ट है? नहीं है। इसमें सल्फर की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो P4, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो P3, तो ये भी करेक्ट नहीं है।
बेरिलियम की S2 और बोरॉन की P1, तो ये वाला करेक्ट है। इसमें फ्लोरीन की P5 और नियोन की P6, तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली है। तो इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज हमें इंडी टेस्ट में आ जाएं, यहाँ पे हमारे एफएससी एग्जाम में आ जाएं, तो हम इजीली यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बता सकते हैं। एक्सेप्शन इसमें कहाँ, आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन क्या है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन क्या है, हम ये सारी एक्सेप्शन के बारे में, इसकी एप्लीकेशन के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए, हर लिहाज से हम बता सकते हैं। ओके जी बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।